टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, फसल उत्पादन एवं प्रबंध, है ना। तो फसल उत्पादन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, फसल का उत्पादन, ठीक है। तो कहता है कृषि पद्धतियां लगभग कितना 10,000 ईसा पहले हिमयुग का अंत में हुआ, है ना, अंत से हुआ। बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों का अपनाया जाता है ना। जैसे जैसे हम लोग का क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ते गया, भोजन का क्या होने लगा, आवश्यकता होने लगा। जब भोजन की आवश्यकता होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा फसल या पेड़ पौधे को उगाएं, है ना, ताकि हम भूखे ना मरे। अगर फसल नहीं उगता है तो फिर क्या करते हैं, जानवरों को पालना शुरू करते हैं, जिससे उसका मांस वगैरह भी हमको खाने को मिलता है, ठीक है। तो फसल किसे कहते हैं, कहता है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे अन्न, सब्जियां एवं फल एक ही किस्म के, बात समझ में आया, जैसे धान, है ना, मान लो कि धान का खेती कर रहा है तो 1 कट्ठा जमीन है ना, 1 कट्ठा क्या है, जमीन है, और इसमें हमने क्या किया है कि इतना में क्या किया है, धान उगाए हैं एक लाइन में, फिर गेहूं उगा दिए हैं, है ना, फिर मटर उगा दिए हैं। तो ये क्या कहलाएगा, तुम्हारा फसल नहीं कहलाएगा, है ना, फसल नहीं कहलाएगा। क्योंकि क्या होगा, अगर उगेगा भी तो थोड़ा सा होगा, है ना, थोड़ा सा ज़मीन में उगाएंगे तो एक को बोड़ा नहीं होगा और उतना उग पाएगा, तो सब फसल नहीं कहेंगे। फसल किसे कहेंगे, जो एक ही किस्म के बड़े खेत में बहुत बड़े पैमाने पर क्या उगाया जा रहा है ना। जैसे धान है तो पूरा धान को क्या किया जा रहा है, खेती किया जा रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, यानी कि एक ही किस्म के क्या होना चाहिए, फसल को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फसल। इसको नहीं फसल कहेंगे, इसको हम लोग फसल कहेंगे। अब आता है तुम्हारा फसल के प्रकार, क्या है, फसल के प्रकार। तो फसल को 2 वर्गों में बांटा गया था, कितने वर्गों में, 2 वर्गों में, ठीक है। फसल को हम लोग कितने वर्ग में बांटे हैं, 2 वर्ग में बांटे हैं। अब यही 2 वर्ग को हम लोग समझेंगे। पहला आता है खरीफ फसल। कैसा फसल है तुम्हारा, खरीफ फसल किसे कहते हैं, कहते हैं वर्षा ऋतु में लगाए जाने वाले फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है ना। वर्षा ऋतु में लगाए जाने वाले फसल को खरीफ फसल कहते हैं। जैसे पानी, जब बारिश होता है तो क्या होता है, उस समय हम लोग जो फसल लगाते हैं वो कैसा फसल कहलाता है, खरीफ फसल। जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, कपास आदि खरीफ फसल है ना। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक के होती है, जून से सितंबर तक के होती है। कहता है अतः खरीफ के अंतर्गत वे फसलें आते हैं जिन्हें पानी की काफ़ी आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। जिसमें पानी की आवश्यकता अत्यधिक होती है ना, इसीलिए हम लोग वर्षा के समय में उस फसल को उगाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। नीचे खरीफ फसल का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे जैसे देखो, धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, कपास, कपड़ा का है ना जी, कॉटन का, उसे हम लोग कपास बोलते हैं। मूंगफली है ना, मूंगफली खाए हो ना, है ना, मेला तो आज गए थे, घूमे थे, मूंगफली खाए होगे, है ना। और गन्ना, ये सब चीज़ों का क्या होता है, पानी की आवश्यकता अत्यधिक होती है। आया समझ में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ फसल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है तुम्हारा रबी फसल। रबी फसल किसे कहते हैं, कहता है रबी फसल तुम्हारा कि वह फसल जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है। जैसे भारत में शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक के होती है। जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों इत्यादि, ये सब तुम्हारा क्या कहलाता है, रबी फसल। ये इसमें पानी की अत्यधिक आवश्यकता नहीं होती है ना। जिसमें से ओस यानी कि फॉग चाहिए, है ना, ओस से ही क्या करता है, ये अपना प्लांट को ग्रो अप कर लेता है। अत्यधिक अगर बारिश हो जाएगा तो ये प्लांट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। गेहूं के फसल में यदि हम ज़्यादा पानी दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फसल खराब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर आगे इसका एग्जाम्पल है, अभी जो बोले थे, है ना, उसको पिक्चर में दे दिए हैं। जैसे रबी फसल का गेहूं है, चना है, मटर
है ना, अलसी है, सरसों है, ये सबको अत्यधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बात समझ में आया? बोलो। अलसी एक प्लांट्स का नेम है, जैसे गेहूं कैसे है वैसी। ठीक है, अब समझते हैं कृषि पद्धतियाँ क्या है। क्या है कृषि पद्धतियाँ, किसे कहते हैं? तो देखो, कहता है कृषि पद्धतियाँ फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप, है ना, समस्या विधि पड़ती है। बात समझ में है कि नहीं? फसल उगाने के लिए क्या होता है, किसान को डिफरेंट स्टेज से गुजरना पड़ता है। जैसे सबसे पहले वो क्या करता है, मिट्टी को तैयार करता है ना, फिर बुआई करता है, खाद एवं उर्वरक देता है, सिंचाई करता है, खरपतवार से सुरक्षा करता है, फिर क्या करता है, कटाई करता है। जब पक जाता है तो फिर उससे अनाज को क्या करता है, अलग करता है, दाना को अलग करके फिर बोरा में पैक करके भंडारण करता है ना जी। तो सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहला आता है मिट्टी को तैयार करना। क्या है, मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे है तुम्हारा, कहता है कि मिट्टी का तैयार करना, इसमें किसान मिट्टी की जुताई करता है ना, उसमें बहुत सारी कृषि औजारों का इस्तेमाल करता है। पहले के समय में हल का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता था, इसमें से एक लोहे का शाफ्ट होती थी। आज के समय मिट्टी की कल्टीवेटर से तैयार की जाती है, जो ट्रैक्टर से जुड़ा होता है ना। समझ में आया? ठीक है, तो इसमें देखो पहले के समय में कैसे करता था, हल के द्वारा करता था। आज हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर से करते हैं। तो मिट्टी के हम लोग तैयार इसलिए करते हैं क्योंकि मिट्टी को हमको क्या करना रहता है, ढीला करना रहता है। अगर मिट्टी को ढीला नहीं करेंगे, है ना, तो क्या करेंगे, अगर इसमें हम फसल को लगाएंगे तो क्या करेगा, अनाज का मान लो दाना है तो वो क्या करेगा, नीचे जाएगा ही नहीं, है ना। और अगर इसका जड़ जब उगना शुरू करेगा तो क्या करेगा, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, है ना। तो प्लांट क्या होगा, ग्रो अप नहीं होगा। जब प्लांट ग्रो अप नहीं होगा तो क्या होगा, उगेगा नहीं, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग मिट्टी को क्या करते हैं, जुताई करने से मिट्टी को उलट पलट होता है। क्या होता है, नीचे वाला मिट्टी ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला नीचे, यानी कि नीचे का जो जिसमें क्या है ताकत ज़्यादा होता है, मिट्टी का ताकत क्या है, नीचे में ज़्यादा है, वो ऊपर आ जाता है, और जिसमें ताकत खत्म हो गया होगा वो नीचे चला जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये फ़ायदा होता है। और क्या फ़ायदा होता है, मिट्टी को उलट पलट करने से उसमें तुम्हारा नमी होता है। क्या होता है, नमी बरकरार रहता है। मान लो कि मिट्टी का जुताई नहीं किए हैं तो क्या होता है, मिट्टी ऊपर वाला लेयर टाइट हो जाता है ना, और नीचे में क्या नमी हल्का रहता है ना। जब जैसे ही जुताई करते तो हवा, है ना, और तुम्हारा पानी क्या होता है, आसानी से मतलब अंदर चला जाता है, और जिससे क्या होता है, मिट्टी में क्या चीज़ आता है, अनाज को क्या करना है, जर्मिनेट करने के लिए वो उसमें ताकत आ जाता है ना। बात समझ में आया? तो इसीलिए हम लोग मिट्टी को क्या कहते हैं, जुताई करते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, बुआई कहता है, इसमें किसान अच्छे बीजों का चयन करता है। बुआई में भी किसान हलिया कल्टीवेटर का इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से बीजों की मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है, जिसको आज के समय में सीड ड्रिल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सीड ड्रिल, है ना। तो देखो इसमें क्या रहता है, एक कीप टाइप का लगा देता है इसे, है ना, और इसमें क्या करता है, बीज को डाल देता है। जब ये चलता है तो प्रॉपर वे में क्या होता है, गड्ढा होते जाता है और बीज क्या हो जाता है, अंदर गिरते जाता है समझ में, तो जिससे क्या हो जाता है, अंदर बुआई हो जाता है। ठीक है, अब देखो मिट्टी को बीज को बुआई करने में भी बहुत सारा क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। अगर आप क्या कर रहे हो, बुआई कर रहे हो, तो एक प्रॉपर डिस्टेंस में तुमको क्या करना रहता है, बीज को डालना रहता है। आया समझ में? अगर प्रॉपर डिस्टेंस नहीं रहेगा, एक ही जगह बीज को हम लोग डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो बीज मतलब कि जब जर्मिनेट होगा तो वो प्रॉपर वे में नहीं होगा। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक के अच्छा डिस्टेंस पे क्या करना होगा, हमें बुआई करना होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे बढ़ते हैं।
आगे है खाद एवं उर्वरक देना। क्या है? खाद एवं उर्वरक देना। अब हम लोग मिट्टी में क्या डाल दिए? पहले जुताई किए है ना, फिर क्या किए? बीज डाल दिए। अब उसको ग्रो अप, मतलब उसको मिट्टी को ताकत उतना नहीं रहता है कि प्लांट को क्या करे, जल्दी से बड़ा करे या उसको उतना ताकत दे कि वो आगे बढ़े। तो उसके लिए क्या करता है? ठीक है, कहता है ऐसे पदार्थ ने मिट्टी में पोषक स्तर बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। खाद एवं उर्वरक क्या करता है? मिट्टी में ताकत बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? खाद एवं उर्वरक मिलाया जाता है। उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। खाद आमतौर पर गोबर है ना, किससे? गोबर, मानव अवशिष्ट पदार्थ और पौधे के अवशेष के विघटन से होता है, जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है और उर्वरक से मिट्टी के ह्यूमस नहीं मिलता है, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस मिलता है। बात समझ में आया? ह्यूमस में समझ में आता है? ताकत है ना। तो देखो यहाँ पे खाद और उर्वरक समझ में आया? खाद किससे बनता है ना? गोबर से। और सब्जियां जो घर में बनती है उसको कटता है, मतलब उसको डिब्बा में डाल देते हैं, यहाँ पे फेंकते हैं, तो वो क्या करता है? डंप कर दिया जाता है ना, ज़मीन में डंप कर दिया जाता है। फिर उसको क्या कहते हैं? बाहर निकाल के फिर क्या किया जाता है? जो खाद के रूप में उसको तैयार किया जाता है और उसको डाल दिया जाता है खेतों में। ठीक है, इसलिए। और उर्वरक जो होता है वो केमिकल तौर से बनाया जाता है ना, केमिकल रहता है ना। जैसे यूरिया वगैरह देखे होंगे, खाद उजला रहता है ना, तो वो तुम्हारा केमिकल का उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे तुम्हारा देखो मिट्टी में दे रहा है ना खाद। ठीक है, अब है सिंचाई है ना। अब सिंचाई हम लोग क्यों करते हैं? देखो सिंचाई कर रहा है ना जी, यहाँ पानी दे रहा है। कहता है सिंचाई किसान पौधों को पानी देने के लिए बहुत सारे स्रोतों का इस्तेमाल करता है, इसे हम सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के प्रमुख स्रोत कुएं, तालाब, ट्यूबवेल इत्यादि है ना। सिंचाई के प्रमुख स्रोत कहाँ हैं जी? कुएं, तालाब है ना और ट्यूबवेल इत्यादि है। तो सिंचाई की दो आधुनिक विधियां है ना, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र है। तो सिंचाई समझ में आया? किसान को पौधों को पानी देने के लिए ज़रूरत होता है ना, जब पौधे में पानी नहीं देंगे समय पर तो पौधा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, जल जाएगा है ना, मर जाएगा। तो इसीलिए तो देखो सिंचाई करने के लिए आधुनिक विधियां भी है ना। आधुनिक जो छिड़काव यंत्र है और ड्रिप तंत्र है। तो ड्रिप तंत्र देखो कैसा तंत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रिप तंत्र जो है, ड्रिप तंत्र है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे ही पौधे की जड़ों में जाता है, अतः इस विधि को ड्रिप तंत्र भी कहते हैं है ना। देखो इसमें क्या करता है? पाइप लगा दिया ऐसा है ना, और सीधे पाइप को छेद कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और क्या किया जाता है? पानी दिया जाता है, जो डायरेक्ट क्या होता है? जड़ पे जाता है, जिससे पानी की क्या होता है? बचत होता है ना। अपना मतलब ऐसे पानी छोड़ देते हैं तो पानी ज़्यादा बर्बादी नहीं। जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पे इस विधि को अपनाया जाता है, डायरेक्ट जड़ पे पानी जाता है। ठीक है, इस प्रकार विधि का प्रयोग ज़्यादातर पौधों, बगीचों एवं वृक्षों में किया जाता है। यह सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है जिसमें एक बूंद पानी भी व्यर्थ नहीं जाता है ना। एक बूंद पानी भी क्या होता है तुम्हारा? व्यर्थ नहीं जाता है। समझ में आ रहा है? अब दूसरा है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र किसे कहते हैं? ठीक है, देखो छिड़काव तंत्र का ऐसा फिगर है, पहले समझ लेते हैं। कहता है छिड़काव तंत्र है ना, समतल भूमि के लिए ऐसे स्थान पर जहां जल की मात्रा कम हो। इस विधि में सीधे पाइपों के ऊपर के सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। सभी पाइप एक निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब मुख्य पाइप में जल का प्रवाह किया जाता है तो वह छोटे पाइपों से होता हुआ घूमते हुए नोजल तक पहुंचता है और बाहर निकल जाता है। ये छिड़काव तंत्र ऐसा लगता है जैसे वर्षा। इस प्रकार का छिड़काव लावन कॉफी के खेत में किया जाता है या चाय के खेत में किया जाता है। ठीक है, देखो इसमें समझो फिगर से। देखो इस तरह से पाइप है ना, पाइपलाइन को बिछा दिया है और यहाँ पे क्या किया है? एक तरह का ऐसे लगा दिया है
और यहाँ पे नोजल है ना, और एक ऐसे ढक्कन टाइप के लगा दिया, जब पानी से प्रेशर मारता है ना तो ये क्या करता है, फैला देता है। क्या करता है, पानी को फैला देता है। और ये क्या करता है, जैसे चाय बगानी जहाँ पे है ना, चाय का खेती, टॉफी का खेती, तो ये सब में छिड़काव विधि का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट दम जैसा लगता है कि बारिश हो रहा है ना, तो इस विधि से किया जाता है। तो यहाँ तक दिक्कत है आप लोग को, हैं? आगे बढ़ें, ठीक है। अब आता है खरपतवार से सुरक्षा। अब खरपतवार किसे कहते हैं, खेत में क्या है, फसल के साथ अनवांटेड प्लांट क्या करते हैं, ग्रो अप कर जाते हैं। अवांछित पदार्थ, अवांछित पेड़ पौधे क्या होता है, ग्रो अप, जो उससे हमको कोई मतलब नहीं रहता है, ऐसे घास फूस सूख जाते हैं ना, वो क्या करता है, प्लांट्स को, जो तुम्हारा मेन प्लांट है, गेहूं का प्लांट मान लो मेन है, तो उसको क्या करता है, जो तुम्हारा मिट्टी में तुम खाद डाले हो वो क्या करता है, खरपतवार खा जाता है, और तुम्हारे प्लांट को क्या करता है, नहीं देता है एनर्जी। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, खरपतवार को हटा देते हैं। क्या करते हैं, हटा देते हैं, इंग्लिश में इसको वीड बोलते हैं। ठीक है, खरपतवार से सुरक्षा। खेत में कुछ फसल के अलावा अवांछित पौधे उग जाते हैं जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, निराई। क्वेश्चन पूछेगा निराई किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग भी खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए करते हैं, जिन्हें खरपतवार नाशी के नाम से भी जानते हैं। और कुछ क्या करते हैं, केमिकल का भी जो पाउडर छींट देते हैं, वो घास क्या हो जाता है, वहाँ पर से मर जाता है या गल जाता है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, खरपतवार नाशी बोलते हैं। खेत में कई अन्य वांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। किसान खरपतवार हटाने के लिए कई तरीके अपनाता है, जैसे कुछ निम्न है। हाथ से जड़ सहित तोड़कर या फसल उगने से पहले मिट्टी को तैयार करके, जिस समय ट्रैक्टर से जुताई करते हैं उस समय भी क्या कर देते हैं, खरपतवार जो खेत में उगा रहता है तो हट जाता है ना जी, है ना। फिर हाथों द्वारा क्या कर देते हैं, खींच देते हैं, है ना। फिर क्या, खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय है ना, उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार हटाने के लिए खुरपी, हैरो, खुरपी और क्या है, हैरो की सहायता ली जाती है ना। खुरपी से हम लोग, चपाड़ जैसा रहता है ना, हैरो है ना, कुदार जिसको बोलते हैं, उसको मदद लेते हैं। खरपतवार को रसायनों की सहायता से भी हटाया जाता है, जिनमें 2 या 4D मुख्य खरपतवार नाशी है। यह खरपतवार नाशी का नाम है, जो कि यह केमिकली से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, केमिकल से बना हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है। खरपतवार नाशी का प्रयोग करते समय मुंह और नाक पर कपड़ा लपेट लेते हैं ना जी, मुंह और नाक पे कपड़ा, चूंकि ये क्या रहता है, केमिकल रहता है, और केमिकल नाक में जाएगा तो हमारे सेहत के लिए हार्म करेगा, है ना। तो इसीलिए मुंह और नाक पे कपड़ा लपेट देते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब निराई समझते हैं, है ना। निराई देखो, खरपतवार हटा रहा है ना, अनवांटेड प्लांट उगा हुआ है तो इसको क्या कर देता है, हटा देता है, हाथों से कबाड़ रहा है ये, है ना। अब आते हैं निराई। खरपतवार को हटाने को निराई कहते हैं। खेतों में निराई करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि फसल के साथ उगे अवांछित पौधे जल, पोषण, जगह एवं प्रकाश की, है ना, स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। फसल काटते समय भी ये बाधा उत्पन्न करते हैं। और कुछ खरपतवार तो विषैले भी होते हैं, जो मनुष्य और पशुओं के लिए हानिकारक होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। कुछ ऐसा नहीं होता, उग जाता है और उसको खा लेता है, या कुछ पशु भी खा लेता है तो जिससे बीमार हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग को जो खरपतवार दिखे उसको हटाना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये इंसान हटा रहा है ना, अब देखो रसायन। रसायन में देखो क्या है, खरपतवार पर नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो भौतिक अवधारणाओं के आधार पर रासायनिक प्रणालियों में घटित होने वाली परिघटनाओं की व्याख्या करते हैं, है ना। देखो केमिकल दे रहा है ना, इसको छींट देने से कीट उट भी रहता है ना, कीड़ा मकोड़ा वो भी मर जाता है, और खरपतवार को भी नाशी होता है। अब देखो क्या हुआ, फसल में हम लोग क्या किए हैं, खरपतवार भी हटा दिए। अब फसल क्या हो रहा है, पक गया है। क्या हो गया है,
पक गया तो हम लोग क्या करेंगे, फसल को अब कटाई करेंगे। ठीक है, तो फसल को कटाई करते हैं। तो देखो क्या क्या इसमें होता है। कटाई, जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटा जाता है, जिससे हम कटाई कहते हैं। फसल काटने के लिए हम हार्वेस्टर या इस्तेमाल करते हैं, हार्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। काटी गई फसल से भूसे और दानों को अलग किया जाता है, जिसे थ्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, है ना। जब फसल पक जाता है तो उसको काटते हैं, उसे कटाई बोलते हैं। और फसल से दानों को जब अलग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। आधुनिक समय में काटने के लिए, है ना, कंबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा सा ट्रैक्टर जैसे आता है ना, खेत में ही चल जाता है, वहीं पर ही तुरंत फसल को खेते में काट देता है मशीन, तुरंत अनाज भी अलग कर देता है समझ में। अब यहाँ पे है, फसलों पककर तैयार खेतों में गेहूं की कटाई में जुटे किसान, है ना जी। काट रहा है कि नहीं, हाथ से काट रहा है, जिसको हसुआ बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, हसुआ। हसुआ के थ्रू ये क्या करता है, काटता है। और ये हार्वेस्टर है ना, ये क्या करता है, यहाँ पर से अनाज को ऑटोमेटिक ले लेता है, खींच लेता है। और ये क्या करता है, खींच के अनाज को भी अलग करता है, और साइड में भूसा भी साइड में निकालते जाता है ना जी। तो यही है। तो यहाँ पर बोल रहा है, हार्वेस्टर मशीन की सहायता से भी फसल की कटाई की जाती है। इसके द्वारा कम समय और कम मेहनत में क्या हो जाता है, खेत में कटाई। जैसे ये व्यक्ति मेहनत इतना कर रहा है, इतना नहीं, ये मशीन क्या है, आधा घंटा में एक कट्ठा को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, है ना। आई क्या करेगा, एक कट्ठा को काटने के लिए कम से कम इसको लग जाएगा एक दिन लग जाएगा, 12 घंटा लग जाएगा ना जी, है ना। तो समय को क्या करता है, बचाता है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। अब आता है थ्रेसिंग, है ना। देखो ऐसा रहता है ना मशीन, है ना। अब क्या करते हैं, इसमें अनाज को डाल देते, हम फसल को डाल देते हैं जो काटे हैं, और क्या करता है, अनाज को भूसा को अलग करता है। तो क्या करता है, काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग का नाम कंबाइन मशीन से भी किया जाता है। कंबाइन मशीन हार्वेस्टर और थ्रेसर का सम्मिलित है। कंबाइन मशीन में क्या होता है, हार्वेस्टर और थ्रेसिंग का जो सम्मिलित है, मतलब वो कटाई भी कर दे रहा है, साथ ही साथ अनाज को भी अलग कर दे रहा है। बोले थे ना अभी थोड़ा देर पहले। ठीक है, अब अनाज कट गया है तो अनाज को कहाँ रखेंगे, है ना, भंडारण करेंगे, है ना। सुरक्षित रूप से क्या करेंगे, अनाज को हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आता है आपका भंडारण। क्या है, भंडारण। फसल की प्राप्ति होने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया जाता है, जिसे हम भंडारण कहते हैं। भंडारण में हमें चूहे और कीटों से फसल की सुरक्षा करनी होती है, ताकि उसको खाने के लिए बचाया जा सके, है ना। देखो इसमें भंडारण करते हैं ना जी, है ना। इस तरह से हम लोग रखते हैं, है ना। और चूहा और कीटों से क्या करते हैं, बचा के भी रखते हैं, ताकि वो बर्बाद न करे, है ना, और इसमें खराबी ना हो। तो देखो अब इसमें भंडारण के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, भंडारण के प्रकार। तो देखो यहाँ पे है भंडारण के प्रकार। निजी भंडारण कहता है, व्यापारी या विनिर्माता के अपने माल के संग्रहण के लिए स्वयं भंडार गृह रखते हैं और उसका संचालन करते हैं। तो ऐसे भंडार गृह निजी भंडार गृह कहलाते हैं। निजी माने क्या करते हैं, आप उगाए फसल, अपने काटे, अपने उगाए और अपने घर में जाकर रख लिए, है ना, सुरक्षित रूप से रख लिए, तो वो कैसा हो गया, निजी भंडारण। सार्वजनिक भंडारण कहता है, यह एक स्वतंत्र इकाई होती है, जिसमें किराया चुकाकर कोई भी व्यक्ति अपने माल को इन भंडार गृह में रखते हैं, है ना। जैसे कोल्ड स्टोर का नाम सुना होगा, कोल्ड स्टोर भंडारण है कि नहीं, है ना। वो कोई भी इंसान जाके रख सकता है, उसका वो चार्ज लेता है, पैसा लेता है ना जी, है ना। कोई व्यक्ति रख सकता है, तो पर्सनल घर नहीं है। बात समझ में आया। तो इससे वैसा ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वजनिक भंडारण। ठीक है। अब सहकारी भंडारण। सहकारी भंडारण किसे कहते हैं, इन भंडार गृहों की स्थापना सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों के लाभ के लिए की जाती है। यह बहुत ही किफायती दर पर भंडारण सुविधाएं प्रदान करते हैं।
समझ में आया कि नहीं? मतलब कि जैसे भंडारण करने के लिए बोल देते हो, जैसे तुम ही अपना प्राइवेट तौर से लिए हो, है ना, और कह रहे हो कि इसे रखो, आपसे ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे, है ना, और उस चीज़ को। अब नेक्स्ट है इसमें भंडारण के कार्य। तो क्या है भंडारण के कार्य? भंडारण बड़ी मात्रा में माल को गर्मी, सर्दी, आंधी, नमी से सुरक्षा प्रदान कर हानि को न्यूनतम करते हैं। भंडारण के कार्यों का वर्णन इस प्रकार किया जाता है ना जी। गर्मी, सर्दी, आंधी, नमी, ये सब से क्या करता है? भंडार अनाज को बचाना होता है ना, है ना। ज़्यादा गर्म न इलाका में न रखे, जगह पे रखे, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा नमी जगह पे रखेंगे, है ना, ऐसा पे रखेंगे तो अनाज क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, है ना। तो वस्तुओं का भंडारण अब कैसे करते हैं? भंडार गृहों को मुख्य कार्य वस्तुओं को उस समय तक भली भांति संग्रहित करना जब तक उसके उपयोग या उनकी बिक्री के लिए आवश्यकता न होगी, है ना जी। भंडारण को हमें तब तक सुरक्षित रूप से रखना है जब तक हम उसको, है ना, ज़रूरत रहे, है ना, और हमको उसको बेचना रहे, तब तक उसके पहले तक तुमको सुरक्षा करना पड़ता है ना जी, है ना। नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, ठीक है। वस्तुओं की सुरक्षा। भंडार गृह वस्तुओं को गर्मी, धूल, हवा, नमी आदि के कारण खराब होने से बचाते हैं, है ना। इनके पास विभिन्न वस्तुओं के लिए उनकी प्रकृति के अनुसार संरक्षण की व्यवस्था होता है ना। वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं? मतलब कि अनाज को बचाने के लिए धूल, हवा, नमी को नहीं ना प्रवेश करना चाहिए, है ना। प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा। जोखिम उठाना समझ में आता है? खतरा मोल लेना, है ना। भंडार गृह में वस्तुओं को हानि अथवा क्षति का जोखिम भंडार गृह अधिकारी को उठाना होता है, इसलिए वह उनकी सुरक्षा के सभी उपाय करता है। अगर बाय द वे तुम कोल्ड स्टोर में अनाज को रखे हो, अब वो ऐसी चालू नहीं किया है और 2 दिन बाद आलू खराब हो जाएगा, तो उसका कौन हो जाएगा जिम्मेवारी? कोल्ड स्टोर का मालिक हो जाएगा ना। इसलिए उसको एक अथी हो जाता है, उसको बढ़िया से रखना है, तनाव हो जाता है ना, नहीं तो फिर हम ही को पैसा देना पड़ जाएगा। आलू खराब होगा तो देना ना पड़ जाएगा जी, इसीलिए, है ना। तो जोखिम भी उठाता है। मूल्य जमा सेवाएं। भंडार गृह में कभी वस्तुओं का श्रेणीयन का कार्य किया जाता है, जिससे जिससे उसकी पैकिंग व विक्रय में आसानी होती है। बीजों को कीड़ों एवं सूक्ष्मजीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है, ठीक है ना। यानी कि भंडारण हमारे लिए क्या है? बहुत ही उपयोगी है। अनाज तो उगा लिए, लेकिन अनाज को रखने में भी तनाव है। बढ़िया से नहीं रखेंगे तो अनाज क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, ठीक है।